गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबके बीच में विपिन चौधरी, बचपन क्लासेस बाय विपिन चौधरी का डायरेक्टर। रोज आपको माइनर एक्ट्स मैंने कराए, लगभग आपके माइनर एक्ट कंप्लीट ही होने वाले हैं। परंतु कुछ लोगों की डिमांड्स हमारे पास आई कि ऑनलाइन क्लासेस में सर आप हमारा जीएस वाला पोर्शन करा दीजिएगा। तो जनरल स्टडीज वाले पोर्शंस में मैं आज से इसे एक दो वीडियो और है आपकी माइनर एक्ट की, फिर उसके बाद हम आपकी जो सारी वीडियोज़ हैं उन वीडियोस में हम आपको जीएस की जैसे ज्योग्राफी वगैरह के शॉर्ट टॉपिक, जो खास टॉपिक हैं, हिस्ट्री के खास टॉपिक हैं, पॉलिटी के खास टॉपिक्स हैं। तो एक्चुअल रीजन क्या है कि जुडिशरी वालों का जीएस बड़ा कमजोर रहता है, वो बहुत डरते हैं वो जीएस से, जबकि जीएस के अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन जब उनका फील्ड नहीं होता, उन्हें लॉ से ही पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, तो वो उसे क्या कर पाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि जी हम तो सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं, कौन सा, ल्यूसेंट से भला होने वाला नहीं है भाई। ल्यूसेंट का गया जमाना, अब कमीशन लेता है पेपर, भले ही आप जुडिशरी दे रहे हैं, लेकिन वो अब स्टैंडर्ड के सवाल पूछता है आपसे। वन लाइनर सवाल का जमाना नहीं है, ना फैक्ट पूछेगा, फैक्ट वाले सवाल के 2-4 क्वेश्चन, बाकी वो सारा स्टेट वाले क्वेश्चंस पूछता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बंधु, जितने भी जुडिशरी की तैयारी करने वाले लोग हैं, सबसे मेरा निवेदन ये है कि जिस चीज़ को भी पढ़ें वो डेस्क्रिप्टिव पढ़ें। चाहे आप मुगल काल पढ़ रहे हो, चाहे प्राचीन काल पढ़ रहे हो, चाहे गुप्त साम्राज्य, चाहे मुगल, चाहे बौद्ध, चाहे कुछ भी क्यों ना पढ़ रहे हो, लेकिन उसे स्टेट लेवल से पढ़ें और स्टेट तरीके से मतलब डेस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ें, ताकि सवाल सही होने की आशंका हो। जो टॉपिक आप पढ़ोगे तो उसमें से बीच में से उठाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी तरह से आयोग अब इस टाइम में बड़े सवाल पूछने के मूड में है, उनके पास बच्चों की कमी नहीं है। तो जो जीता वही सिकंदर। तो अच्छे से उसे पढ़ें, डेस्क्रिप्टिव पढ़ें। जब तक आप डेस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ोगे तब तक आप बीच के सवाल कभी भी नहीं बना पाओगे। दूसरा मैं और कहना चाहूँगा कि जो शॉर्ट माइनर सेट हैं, 50 सवाल लगभग आपके तुम्हारे 9 माइनर एक्ट से ले लेगा, 50 सवाल आपके जनरल स्टडीज से ले लेगा और 150 क्वेश्चन आपके लॉ के हैं। लॉ को भी साथ साथ पढ़ते रहिएगा, लेकिन 1-1.5 घंटे का समय निकालते रहिएगा। मेरे प्यारे बंधु, मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं, पर डे में कराता भी रहता था, परंतु अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप करंट का पर डे वीडियोस देखें, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप लास्ट ईयर के जो भी हैं, आपसे पहले मंथ तक की जितनी भी वो हैं, आप वार्षिक अपना वो लीजिए, मैगजीन लीजिए, उसमें से करंट वगैरह देखें। 10-12 क्वेश्चन करंट के जरूर डालेगा। 50 यदि 50 नॉर्मल सवाल आते हैं, 50 माइनर एक्ट से आते हैं जीएस के, तो जीएस के टोटल करके 100 सवाल आएंगे। दूसरा, एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जीएस वाले पोर्शंस में भले ही 1 नंबर का सवाल है, एक बंधु ने कहा कि जी 1 सवाल एक क्वेश्चन का है, सपोज दैट बताओ क्या कर लोगे आप। मान के चलो आप जीएस में से 15-20 ही बना पाए 100 में से, तो क्या कर लोगे आप। 9 माइनर एक्ट आए, इसमें सभी लोग गलतियां करेंगे, कोई धड़धड़ नहीं हो सकता है इतनी मुश्किल से। मुझे लगता है 1 महीना इनकी बुक्स को आए हुआ है, 20 दिन पहले 25 दिन पहले आपको बुक मुहैया हुई है, उससे 20 दिन बाद आपका पेपर है, मुश्किल से 30-40 दिन में आप कितना इस पर कर पाओगे। तो उसको भी देखें। कुछ खास एक्ट हैं, जैसे घरेलू हिंसा एक्ट वगैरह को अच्छा कर सकते हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम उसे बहुत अच्छा कर सकते हो, और दूसरा गर्भाधान समापन को बहुत अच्छा कर सकते हो, दिव्यांगजन अधिकार को बहुत अच्छा कर सकते हो, माता पिता, जो 4-5 एक्ट उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आधे सवाल आप अच्छे से बना सको। और मैं एक बात पर बताना चाहूँगा, चाहे जुडिशरी है चाहे एग्जीक्यूटिव है, उन्हें केवल 50% चाहिए। जितने भी कि मैं तो फलानी यूनिवर्सिटी से करके आया हूँ जी, मेरे तो इतने परसेंट एलएलबी में है, मैं तो एलएलएम हूँ, मेरे परसेंट एक एलएलएम में एक फीस लगी होती है कि मैं एलएलएम हूँ। एलएलएम से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, एलएलएम में तो सिर्फ लिखना पड़ता है। जैसे सच कहूँ तो जिस लोगों को प्रोफेसर बनना होता है वो एलएलएम वगैरह कर लेते हैं। हालांकि जुडिशरी के अंदर तो इंक्रीमेंट भी लगते हैं, 2-3 इंक्रीमेंट, और प्रमोशन का भी फर्क पड़ता है, सैलरी पे भी फर्क पड़ता है। बट एलएलएम का इस पेपर से कोई लेना देना नहीं है जुडिशरी के से, ना तो उन्हें जनरल स्टडीज के बारे में पता है। हमारे यहाँ के जो वर्तमान जो 50वें डीवाईवी चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजे आई हैं, आप उनकी क्वालिफिकेशन उठा के देखो, BA LLB है। तो एलएलएम को इस तरह से अपने दिमाग पे ना लें कि एलएलएम बाद में करते रहना, पहले आप सेलेक्ट हो जाइए, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, जो चीज़ें हैं उन्हें खास अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। आज माइनर एक्ट में हम बहुत खास चीज़ आपको लेकर आए हैं। इसका मतलब है गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1954। ये गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994 में इशू हुआ था। इसका जो पहला, यदि हम बात करें धारा 1, तो धारा 1 चाहे किसी भी एक्ट में थे, उसका संहिता विस्तार होता है, संहिता एवं विस्तार। तो अब विस्तार का मतलब है कि एक देश एक भारत है कि नहीं, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता की यदि हम बात करें, समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि पूरे देश में प्रत्येक व्यक्ति को एक ही, प्रत्येक सिटीजन को, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है।
उसका किसी धर्म, जाति, लिंग या भेद से कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से धारा 1 ये कहती है तो सारा कानून संहिता विस्तार पूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में, ये आप याद कर लें, संपूर्ण भारत में, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़ के सिवाय सब में था, संपूर्ण भारत में। दूसरी बात, यदि हम बात करते हैं धारा 2 की, तो धारा 2 में क्या है, परिभाषा। परिभाषा को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसे परिभाषा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है इनमें अनुवांशिक क्लिनिक, अनुवांशिक प्रयोगशाला। बच्चे के लिए पहली बात, जो गर्भातक जो बहन बेटियां होती हैं, जो प्रेग्नेंट्स होती हैं, प्रेग्नेंट से पहले तो डॉक्टर रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसमें फिर एक बाल चिकित्सक स्पेशलिस्ट होना चाहिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनका अल्ट्रासाउंड करने के लिए, सब कुछ अंदर का स्ट्रक्चर देखने के लिए पूरी मशीनरी, स्टेटस, अल्ट्रासाउंड मशीन, टोटल सब कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद सीएमओ से उन्होंने परमिशन ले रखी हो, राज्य सरकार द्वारा रजिस्टर्ड और अधिकृत हो, सारी चीजों का इसमें निदान है। ये नहीं कि मान के चलो ये इसलिए एक्ट बनाए हैं कि इन एक्टों से मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो उनके लिए जो व्यक्ति हैं, जैसे कि मान के चलो आपने देखा होगा राइट टू सैलरी प्रॉपर्टी एक बनाया है, अभी आपने पढ़ा होगा, बहुत चर्चा में है कि 3 महीने के अंदर उसका डिसीजन लेना ही होगा कि जो वादी है विक्टिम में, उसे 3 महीने के अंदर उसका लाभ मिल जाएगा, और जो देने वाला उसे 3 महीने में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, अन्यथा उसकी सजा हो जाएगी और जुर्माना भी होगा, ठीक है ना। तो कानून बहुत सख्त है, ये नहीं केस डाला और चले गए। तो कंज्यूमर कोर्ट भी अब बहुत सख्त है, क्या है, कंज्यूमर कोर्ट भी अब बहुत सख्त है, सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किसी की सैलरी रोक ली है कि नहीं, तो सैलरी डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो हर चीज के लिए अब इतने सारे कोर्ट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बना रहा है उत्तर प्रदेश कि हर उसका स्पेशल जज लग जाएगा। एक छोटे छोटे मामलों को 2-2 3-3 मामले दे दिए, उसका स्पेशल जज लगा दिए। छोटे छोटे सिविल जज आपको इसीलिए भर्ती किया जा रहा है कि आप पर कोई सी भी फाइल आ सकती है, तो इन सब चीजों को आप क्लियर करके चलिए। तो धारा 1 में है संहिता विस्तार का संपूर्ण भारत, धारा 2 में है परिभाषा, और यदि हम धारा 3 की बात करें तो धारा 3 में तीनों चीज आ जाती है भाई। धारा 3 में क्या चीज आ जाती है, पहला यदि हम बात करेंगे इसमें धारा 2 में, पहले धारा 2 के अंतर्गत आ जाएगी। धारा 2 के बाद अनुवांशिक क्लिनिक, क्या होता है, अनुवांशिक क्लिनिक। अनुवांशिक होता है जेनेटिक, इंग्लिश में से जेनेटिक बोल देते हैं, जेनेटिक, अनुवांशिक क्लिनिक। इंग्लिश वालों को थोड़ी प्रॉब्लम आए तो मैं बीच बीच में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायग्राम टाइप में पढ़ा देता हूँ। इसे कहते हैं जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक क्लिनिक बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जेनेटिक क्लिनिक। तो ये जेनेटिक क्लिनिक होता है, इस अनुवांशिक में प्रत्येक गर्भवती महिला का गर्भ समापन का पूरा चेकअप किया जाता है। इसमें मशीन होती है, ठीक है ना, और जो है कैमरे होते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल की अलग व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था मतलब स्थान होना चाहिए वो जगह जहां वो रखा है। दूसरी मशीन, कैमरा, और एक अल्ट्रासाउंड मशीन अलग होती है। अल्ट्रासाउंड मशीन, जो अल्ट्रासाउंड मशीन मतलब जब भी कोई भी दिक्कत होगी तो इससे उनका चेकअप किया जाएगा, क्लिनिक का होता है, ठीक है ना। तो ये तो होता है अनुवांशिक क्लिनिक। तो अनुवांशिक क्लिनिक में आप जाओगे तो इन सब चीजों का चेकअप होगा, और ये गर्भाधान के लिए है, किसके लिए है, गर्भाधान, गर्भाधान मतलब गर्भवती महिलाओं के लिए, ये निधान के लिए। दूसरी बात, एक होता है अनुवांशिक प्रयोगशाला, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुवांशिक प्रयोगशाला, ये परिभाषा में है, अनुवांशिक प्रयोगशाला मतलब लेबोरेटरी ऑफ जेनेटिक या जेनेटिक लेबोरेटरी बोलते हैं, प्रयोगशाला। इसे हम इस तरह से यूज करते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है प्रयोगशाला, इसे हम अनुवांशिक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। अनुवांशिक प्रयोगशाला में जैसे हम इसे बोल देते हैं, हम जेनेटिक है ना लेबोरेटरी, क्या बोल देते हैं, जेनेटिक लेबोरेटरी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वही चीज, मशीन होगी, इसमें प्रयोगशाला मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है बच्चों, किस चीज के लिए, उस सारी चीजों के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है जो आपको विशेषकर उसमें दी हुई है। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था होगी, मशीन की व्यवस्था होगी, चेकअप की व्यवस्था होगी, और एक बंद कमरे में सारी चीज होती है। तो मशीन होगी, है ना, मशीन, अल्ट्रासाउंड वगैरह, है ना, इससे आप समझ गए होंगे। अल्ट्रासाउंड, सभी बच्चे समझदार हैं, अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड, और जो है दूसरी बात है अल्ट्रासाउंड चेकअप लेबोरेटरी वगैरह जो होती है, इसमें चेकअप लेबोरेटरी अलग होती है, इसी में एक सेक्शन होगा चेकअप लेबोरेटरी। दूसरी बात है अल्ट्रासाउंड हो गया, मशीन हो गया, और मतलब काफी जितने भी इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट में इसमें दोनों चीजें निकल कर आती हैं। दूसरी बात एक और होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसे हम गायनोलॉजिस्ट करते हैं, स्त्री एवं प्रसूति सहायता। मोस्ट ऑफ उनकी महिलाएं डॉक्टर्स होती हैं महिलाओं की, और वो सिर्फ यही देखती हैं कि
मतलब पूरे 8-9 महीने का जो श्रम होता है, जो भी औरत का पूरा उसमें समय लिया होता है, उसका पूरा अवलोकन, ताकि बच्चे को और बच्चे की माँ को किसी तरह की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। प्रॉपर एनीमिया देना है, ब्लड की कमी है, वाटर की कमी है, क्योंकि एक जब माँ के पेट में बच्चा पलता है तो फिर 2 जीव रहते हैं और दोनों जीवों का मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना। तो दोनों का संतुलन बनाने के लिए वाटर की कमी है, पानी की कमी है, या फिर खाने पीने में कमी है, तो बहुत सारी समस्याओं का निदान करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो होती है स्त्री रोग विशेषज्ञ, जिसे हम कह देते हैं गायनोलॉजिस्ट। तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का भी इसमें जिक्र किया गया है कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से उसके पास डिग्री हो, उसने उस पर प्रयोगशाला में और क्लिनिक में सारे काम किए हो, ताकि वो किसी भी पेशेंट को उसका ठीक लाभ पहुंचा सके, ठीक टैबलेट्स वगैरह जो भी है उसे ठीक तरीके से दे सके। ठीक है, तो ये होता है। अगली स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसका नाम लिखेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ, है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो ये डेफिनेशन में थी सारी चीज, स्त्री रोग विशेषज्ञ। इसे हम गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। स्त्री एवं प्रसूति सहायता, क्या लिखा रहता है? स्त्री एवं प्रसूति सहायता। मोस्ट ऑफ होता क्या है, यदि हस्बैंड मान के चलो किसी भी है, डॉक्टर है, सर्जन है, तो उसकी वाइफ मोस्ट ऑफ गायनोलॉजिस्ट आपको जरूर देगी, जो हमने अधिकतर देखा है, लिखा रहता है डॉक्टर्स के हैं। तो स्त्री रोग विशेषज्ञ, इसे चिकित्सक होना चाहिए, ये है रजिस्टर्ड चिकित्सक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड चिकित्सक, इसका रजिस्टर्ड चिकित्सक, ताकि ये बढ़िया से उसकी देखभाल कर सके, जुमला छाप ना हो। रजिस्टर्ड चिकित्सक होना चाहिए, है ना, ताकि देखभाल अच्छे से कर सके। क्या करे? देखभाल अच्छे से करे। दूसरी एक चीज और आती है बाल चिकित्सक, जिसमें इसमें बाल चिकित्सक का मतलब होता है कि इसमें जिस व्यक्ति ने बाल चिकित्सक में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की हो। क्या? स्नातकोत्तर मतलब पीजी हो, स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त हो। क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? उपाधि प्राप्त हो, मतलब कि स्नातकोत्तर की उसे उपाधि का प्राप्त होना बहुत जरूरी है। वो बाल चिकित्सक हो, स्त्री रोग विशेषज्ञ हो, अनुवांशिक प्रयोगशाला हो, अनुवांशिक क्या हो, क्लिनिक हो। उसी के आधार पर इन पे फिर धारा 1 मैंने कराया कि संपूर्ण, और धारा 2 डेफिनेशन में ही ये सारी चीजें, तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने कराया है। इसमें है कुछ सेक्शंस, उन सेक्शंस को हम आपको करा देंगे। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन और सेक्शन मतलब फैक्ट भी इसमें पूछे जाते हैं जुडिशरी के अंदर। तो रिलेट टू ये जुडिशरी है, ये एक बेयर एक्ट है, जो छोटे छोटे एक्ट बनाए हैं जिन्हें बोलते हैं माइनर एक्ट। तो आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।